हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अनु सिंह राजपूत आपका इस मैथ्स डिजिटल क्लासेस के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई इस बोर्ड एग्जाम के निकट आते ही बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों को मालूम ही होगा बोर्ड एग्जाम की तिथि घोषित हो चुकी है। यूपी बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी हो चुका है और आप लोग यूपीएमएसपी वाली साइट पर जाके पूरा शेड्यूल अपना चेक कर सकते हैं कब हमारा पेपर है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर आपको जानना है कि कैसे आप अपने टाइम टेबल को डाउनलोड करेंगे, मैथ का पेपर कब है, तो इन सभी की जानकारी हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से डाल देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की दो चरों वाले रेखीय समीकरण, जो हालांकि चैप्टर हमारा पहले से ही चल रहा है, उसी की बेसिकली हम बात करने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि 3 लेक्चर हम पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। तो जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा। इसके बाद ही आज की क्लास को अटेंड करेंगे, क्योंकि आज की क्लास कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ उनसे टफ होने वाली है। क्योंकि आज हम थ्योरी वाले सवाल, लैंग्वेज वाले जो सवाल आते हैं, जैसे पिता की आयु क्या है, माता की आयु क्या है, अंश और हर में संख्या दे दी जाएगी, कहा जाएगा कि उसकी भिन्न क्या है, और पूछा जाएगा कि 2 अंकों वाली संख्या होगी तो बताइए इकाई का अंक, ढाई का अंक क्या है या संख्या क्या है। इस तरीके से सवाल बहुत बनते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस साल भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आज की क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझेंगे। यदि क्लास में मजा आएगा तो आप लोगों को करना क्या है, वो एक बात की बात है, वो हम आपको दोबारा से फिर बताएंगे करना क्या है, ये सब अंडरस्टूड। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस की क्लास को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की आज हम बात करेंगे। ये आपको मालूम होगा, ये हम फ्लैशबैक में आपको पढ़ा चुके हैं। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफीय विधि, ये तीनों विधियों का जिक्र हमने आपसे किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जितने भी आज क्वेश्चन होंगे सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो सवाल आप लोगों को फिर से मिलने वाले हैं। तो इसलिए इस क्लास को बिना स्किप किए आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्पीड आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं, 1.5 में या 1.25 में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है रैखिक समीकरण, ये हम इस समीकरण को दोबारा से लिख दे रहे हैं, शायद विजिबिलिटी कम होगी। लिखा है समीकरण कि x + 2y + 5 = 0 एंड दूसरा समीकरण दिया गया है -3x - 6y + 1 = 0। तो सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि इनमें से युग्म का हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा, 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये 1 नंबर का हालांकि क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न में आया हुआ है सवाल। तो अब देखिए, हमने इसका वीडियो पहले अपलोड किया है और हम इसको आप लोगों को दोबारा से रिवाइज करना चाहेंगे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो सबसे पहले आप लोगों की तुलना करनी पड़ेगी। 2 समीकरण दिए जाएंगे, दोनों की तुलना करेंगे। यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2y, तो हमने आपको बताया था कि जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, सॉरी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर नहीं प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी और इनका केवल एक हल होगा। अब एक हल को हम लोग नाम जानते हैं, एक हल का नाम होता अद्वितीय हल। याद रखेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? अद्वितीय हल बोलेंगे। दूसरा, अगर आपसे बोलेगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो याद रखना रेखाएं समांतर होंगी। हम रेखाएं समांतर होंगी और हल कितने होंगे? सर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कोई हल का मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेखाएं ऐसी ऐसी चली जाएंगी। जब रेखाएं मिलेंगी नहीं तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिक भी बताई याद करने की। और यदि रेखाएं प्रच्छेद है, मतलब ये रेखाएं इसे काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट निकला है यही आपका सॉल्यूशन है। एक ही जगह प्रच्छेद करती हैं तो एक हल होता है, और अगर कहीं प्रच्छेद नहीं कर रही कोई हल नहीं। और एक और बात है, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2, तो याद रखना इसमें क्या होगा? रेखाएं संपाती। संपाती का मतलब होगा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। रेखाएं संपाती और इनके अनेक हल होंगे। सर अनेक हल कैसे हो गए? क्योंकि रेखा जब एक ये है, उसी के ऊपर एक रेखा ये है, तो रेखाएं हर जगह प्रच्छेद कर रही हैं, अनेक जगह प्रच्छेद कर रही हैं, अपरिमित रूप से अनेक जगह है, तो अनेक हल भी हो जाएंगे। बात आ रही समझ? जब
हर जगह प्रच्छेद कर रही हैं तो हर जगह हल निकलेंगे। यहाँ एक जगह प्रच्छेद कर रहा एक हल निकलेगा। यहाँ रेखाएं सीधी चली जाती हैं, कहीं प्रच्छेद ही नहीं कर रही, तो भैया कोई हल नहीं निकलेगा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब आ जाओ अपने सवाल पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि सर ये समीकरण दिए गए बताओ। तो हम लोग देखो तुलना कैसे करते हैं। पहले समीकरण को देखो क्या लिखते हैं। पहले समीकरण जो लिखा है तो हम लिखेंगे सर a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि भाई तुलना किससे करते हैं आप लोगों हमने बताया था। दोबारा से सुनिएगा, तुलना किससे करते हैं। एक सेकेंड, ये कहाँ जा रहा भैया। तुलना किससे करते हैं दोबारा सुनिएगा। तुलना करते हैं हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। ये पहले समीकरण की तुलना है ना। तथा दूसरा समीकरण किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करते हैं। याद रखना, करने पर इनकी तुलना हम करेंगे। करने कहने का मतलब पहले समीकरण की तुलना इससे, दूसरे समीकरण की तुलना इससे। तो देखो x से x खत्म, तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा, जहाँ कुछ नहीं लिखा होगा वहां 1 लिखा होगा। क्लियर बात। अच्छा दूसरी बात बोलो, b1 का मान देखो, यहाँ y की तुलना इसे कराओ तो देखो y से y कैंसिल हो गया, तो b1 की जगह क्या बचा, 2 बचा। यहाँ b1 है तो b1 जगह कितना लिख देंगे, 2 कामा c1 की जगह कितना लिखेंगे सर, c1 यहाँ है और यहाँ है 5। बस बात खत्म। अब आ जाओ दूसरे समीकरण को देखो, a2 की वैल्यू कितनी है भैया, -3 है। कामा b2 क्या है, आप बोलेंगे -6 है। कामा c2 क्या है, तो आप बोलेंगे सर 1 है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो जरा ध्यान से, इनमें से कौन सेटिस्फाई हो रहा है वही आंसर हो जाएगा। अनुपात निकालो, पहले निकालो a1/a2, तो आप निकालेंगे 1/-3। कामा निकालोगे b1/b2 तो क्या आएगा, 2/-6, तो 2 1 कम 2 2 6। ठीक है। अब क्या है, c1/c2 निकालेंगे तो c1/c2 आ रहा है 5/1। ध्यान से देखो, ये पहला और दूसरा आपस में बराबर है। क्यों? यहाँ भी 1/-3, यहाँ भी 1/-3 आ रहा है, तो इसका मतलब आपस में ये दोनों बराबर हैं, पर तीसरा बराबर नहीं है। तीसरा बराबर नहीं है यानी a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर c1 व c2 ये बराबर नहीं है। तो यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई सर, रेखाएं तो समांतर होंगी और हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, सर नहीं होंगे। अद्वितीय हल होगा, सर अद्वितीय तो होगा ही, अद्वितीय का मतलब एक हल। अब तीसरा कंडीशन क्या बचा, तीसरा बचा है 2 हल होंगे। 2 तो कोई हो ही नहीं सकते, 2 से अधिक होंगे, तो वो 2 हल का मतलब हो गया 2 तो हल निकलेंगे नहीं, या तो अनेक होंगे और या एक हल होगा। अब चौथा ऑप्शन क्या बचा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही हो जाएगा सर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो हल होगा कोई हल नहीं, और कोई हल का ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न था। आपको इतना नहीं करना है, आपको बस दिमाग लगाना है कौन किसके बराबर है। डायरेक्ट जब देखो प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चन आप लोग इतना तुलना करने में समय नहीं खराब करोगे, डायरेक्ट देख लोगे कि तुलना करोगे 1/-3 2/- यानी 1/3 1/3 बराबर आ गया, तो यानी ये इसके बराबर है। और c1 c2 बराबर नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि कोई हल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल इसी पर बेस्ड आ गया, और ये सवाल क्या है, k का मान बताइए। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1। देखो एक सवाल हम बता देते हैं, 2x + ky बराबर 1, और दूसरा क्या है, एंड दूसरा समीकरण है 3x - 5y बराबर क्या है 7 का एक अद्वितीय हल है। क्या कह रहा भैया, अद्वितीय हल है। थोड़ी देर पहले अभी हमने अद्वितीय हल की कहानी बताई थी। अद्वितीय हल होता है तो कंडीशन आपको ये वाली ध्यान रखनी है, जब अद्वितीय हल होगा तो कंडीशन क्या होगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आइए, चूंकि कह रहा है अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, इसलिए जब अद्वितीय हल होगा इसलिए हम क्या लिखेंगे भैया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1 कितना है, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ से हम डायरेक्ट तुलना कर लेंगे, a1 2 है बटे a2 क्या है, a2 3 है, इज नॉट इक्वल टू b1 क्या है भैया, b1 k है, b2 क्या है -5, ये देखो माइनस है ना, तो -5 लेंगे। बाद बाकी क्या है सर, बना रहे, हमें उससे मतलब ही नहीं, हमारा आंसर इससे आ जाएगा। कहीं सीधा गुणा कराओ तो 3k, ये चिन्ह जैसा लगा है लगाते रहो, 5 3 तो 5 दूनी 10, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी
माइनस का 10/3, यानी कि वो क्या कह रहा है सर k का मान -10/3 नहीं है। इज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, नहीं है, यानी कि हम कहेंगे सर k का मान -10/3 के अतिरिक्त कोई भी वास्तविक संख्या होगा, कोई भी वास्तविक मतलब रियल नंबर वास्तविक संख्या होगी। यानी कि कहने का मतलब सीधा ये है कि k का मान सर ये नहीं होगा, k का मान लिख दो, k का मान -10/3 के अतिरिक्त, इसके अलावा, इसको छोड़ करके पूरी धरती दुनिया में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं आज तक पैदा हुई हैं, आज तक बनी है, उन सभी का आंसर के आ सकता है, पर ये नहीं आ सकता। बात आई समझ में? इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से आप लोग ले लीजिएगा। चलिए 2 नंबर का सवाल ये आया था पेपर में, सब पेपर वाले ही क्वेश्चन है। आइए अगला सवाल, निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो बेटा समीकरण युग्म को हल करने की हमने आपको टोटल 3 विधियां बताई, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आलेखीय विधि और वज्र गुणन विधि भी थी, परंतु अब वो सिलेबस से हटा दी गई है। तो अब आपको याद रखना है इसमें कोई भी विधि का जिक्र नहीं है, ना आपको कह रहा विलोपन, ना आपसे कह रहा प्रतिस्थापन। तो जो आपको विधि आसान लगे, जो सरल लगे, उससे कर दो। अब कहेंगे सर हमें सबसे विधि तो आसान वो वाली लगती है, विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि लगती है, तो हम विलोपन विधि लगा देंगे। बिल्कुल लगा दो, जो मर्जी है वो लगाओ, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, ना तुम्हें कोई मना करने वाला है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये समीकरण तो सही दिख रहा है, ये सर थोड़ा उल्टा सीधा दिख रहा है, इसे हम सही लिख दें क्या, इसे ऐसे लिख दें 9x, इसको इधर लाओ माइनस के, प्लस के साथ इधर लाओगे माइनस के, बराबर में जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0। इसे हम डाल दें समीकरण नंबर 1 और ये डाल दिया समीकरण 2, मतलब इसका काम खत्म। तुम भाई साहब दूर हटो, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये। अब आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान देखो, ये पेपर में ऐसे मत करना, ये हमने तुम्हें बस मजाक के लिए काट दिया, आप लोगों को ऐसे करना है। क्या करना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3 का 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, है ना। 5 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो इसके लिए तुम्हें थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। तुम यहाँ 5 का गुणा करोगे, यहाँ 2 का गुणा करोगे, तो 5 दूनी 10 ये हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, तब कट जाएगा, तब यहाँ खोखट हो जाएगी। तो आपको क्या करना क्या है, इसमें डायरेक्ट ही 3 का गुणा कर दो ना, जब कर दोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, बस बात बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने का गुणा करके, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके हल करने पर, 3 का गुणा करके हल करने पर, करा भैया 3 गुणा, तो 3 का 9, 3 5 15, 3 चौक 12 बराबर 0। अब इसमें आ जाओ, इसे हम ऐसे लिखेंगे 9x - 2y - 7 बराबर 0। अब बस आप देखेंगे 9x से 9x का डायरेक्ट कटेगा नहीं भैया, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। घटाने पर लिखने से क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब ये माइनस, ये नीचे क्या है माइनस, तो प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये इससे कट गया। अब क्या बचा, माइनस के 15 प्लस के 2, तो बचेंगे भैया माइनस के 13 और प्लस के 7 माइनस के 12, तो आंसर बचेंगे कितने, माइनस के 7, माइनस के सॉरी 5, ठीक है। बराबर में क्या है 0, तो हम लिख सकते हैं -13 बाई -5 उधर ले जाओगे प्लस के 5, तो बाई का मान क्या आ जाएगा, 5/-13, या माइनस हम ऊपर लगा सकते हैं, ये माइनस हमने ऊपर लगा दिया, ये वैल्यू आ गई बाई का मान -5/13। अगर कोई कमी या कोई गलती होती है तो उसको ध्यान ना देकर क्षमा करें, क्योंकि कैलकुलेशन है और हम भी मानव हैं आपकी तरह, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कभी माइनस प्लस गड़बड़ हो जाता है, तो बस जल्दबाजी में हो जाता है, तो आप उसको अदरवाइज ना लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए, अब बाई का मान जब आ गया है तो ये मान उठाकर कहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में। तो जब बाई का मान उठाकर हम 1 में लिखेंगे तो बस आंसर हमारा x का आ जाएगा। इतना उम्मीद है कि सभी लोग कर पाएंगे, क्योंकि यार कक्षा 10 में आप लोग बैठे हैं और ये आज जो क्लास चल रही है बहुत ही एडवांस क्लास चल रही है, क्योंकि इसके बारे में गहरी जानकारी चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 1 और 2 और 3 देख लें, पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ते हैं। आज का मेरा टारगेट है केवल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कराना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्लास में। दो संख्याओं का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। देखिए कितना मजेदार सवाल आया है। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 85 है यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या बताइए। बहुत ही मजेदार सवाल। दो संख्या है बेटा, एक कौन सी संख्या, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या। माना हम मान लेते हैं एक छोटी संख्या मान लो एक बड़ी मान लो। माना
छोटी संख्या हमने क्या मान ली x, तथा बड़ी संख्या, पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, तथा बड़ी संख्या क्या मान ली y। बात इतनी समझ में आई भैया? भाई दो संख्या कह रहा है, एक कौन सी है बड़ी, एक है छोटी। देखो ये आगे थ्योरी वाले सवाल, अब ये क्वेश्चन सब पेपर में आए हुए हैं और ये 2 नंबर का सवाल आया था, थ्योरी वाले क्वेश्चन है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से आपको समझने होंगे, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 85 है, बड़ी संख्या, सवाल जब तक समझ ना आए तब तक पढ़ना, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्या बताइए। हमने कहा माना सर छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या y है। अब सवाल ने क्या कहा, अब सवाल दोबारा पढ़ो, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिख दो या लिख दो प्रथम शर्तानुसार, एक ही बात है। प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा, दो संख्या का योगफल 85, यानी इन संख्याओं को जोड़ेंगे, इनका जो योग है, योगफल है वो कितना है सर 85 है का मतलब बराबर, इनका योग जो है वो 85 है का मतलब बराबर। बात आई समझ में? अब आगे क्या कह रहा, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, कौन सर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या मानी हमने y मानी, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, छोटी क्या मानी x के क्या कह रहा 4 गुने, गुने का मतलब गुना, 4 गुने, आगे बढ़ो, से 5 अधिक है, 5 अधिक मतलब प्लस, 5 है y का मतलब बराबर। ये समीकरण जिस बच्चे ने बना लिए उसने समझ लो सवाल कर लिया। क्या कहा दोबारा समझे, बड़ी संख्या यानी कि जो कहा उसको लिख लो, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या थी x के 4 गुने से 5 अधिक है, अगर कहता 5 कम है तो -5, कहता 5 गुना है तो गुणा 5 करते, ठीक है, 5वां भाग है, 5वां हिस्सा है तो बटे 5 करते, जैसा सवाल कहेगा वैसा काम करेंगे। ये हम भैया प्यारा प्यारा समीकरण नंबर 1, इसे प्यारा प्यारा समीकरण नंबर 2। अब इसे हम चाहो तो विलोपन विधि ना लगा के प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। बोलो कैसे? क्योंकि y का मान मेरे पास निकलाया रखा है, इस मान को उठाकर ये जो y का मान है भैया, ये जो y का मान है इस मान को उठाकर यहाँ चिपका दो y की जगह, तो x का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में, आइए समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान लिख दो, तो x की जगह x प्लस ये y का मान, ये y का मान जो लिखा है इसको मान को उठाकर यहाँ चिपका दो, क्या सर 4x प्लस 5 बराबर कितना 85, बस आंसर आ गया। x और x जैसे 1 आम और 4 आम 5 आम, ऐसे 1x और 4x कितने हो जाएंगे 5x, और प्लस में कितने 5 बराबर 85, तो 5x बराबर 85 और प्लस के 5 जब इधर आएंगे -5, बॉर्डर पार करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 85 में से 5 घटाएंगे भैया, 85 में से 5 घटाएंगे, बच्चे बोलेंगे x आएगा, 5 से इसे काट दो, आप बोलने सब ऐसे ना काटो, बिल्कुल बच्चों जैसे काटो, तो बच्चों ऐसे काटते हैं, x का मान 80 और x के बगल में जो होगा वो बटे में जाएगा। भैया मान किसका निकाल रहे x का, तो x के बगल वाला बटे में, बताया था बगल वाला बटे में, तो बगल में क्या है 5 है, अब ये काट दो 16 बार, 16 पंचे 80 होता ना, तो x का मान कितना आ गया सर 16 आ गया। कितनी सरल बात थी, 16 आ गया। अब ये मान उठाकर आप समीकरण 2 में लिख दो तो बेटा क्या होगा, तो x का भी मान आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर कलर चेंज हो गया, सवाल विलुप्त हो गया किसी कारणवश, लेकिन भावनाओं को समझना, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा सवाल लागू कर चुके हैं। ये जो x का मान 16 आया है, ये मान कहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में, तो लिख दो समीकरण 2 से, गलती हो गई समीकरण 2 से, गलती क्या हो गई कि हमने गलत जगह टच कर दिया बोर्ड, और ये थोड़ा स्मार्ट बोर्ड ज्यादा ही स्मार्ट होते हैं ना, हम लोगों की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं। समीकरण 2 पर आ जाओ, तो y बराबर क्या लिखा है 4 इंटू x, और x जगह कितना 16 प्लस में कितना 5, तो y बराबर 16 चौकू 64 प्लस के 5। याद रखना पहले जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ मत देना, क्योंकि बोर्ड मास जानते हो भाग गुणा जोड़ घटाना, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो y बराबर 64 और 5 कितने हो गए 69 हो गए। भैया इतना सरल सवाल था, बिल्कुल सरल सवाल था, कुछ भी नहीं था, और भैया 2 नंबर का ये सवाल आप लोगों को मिलेगा पेपर में। इस तरीके का सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहा है तो क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, पहले पीछे करेंगे तुरंत वीडियो में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल,
अगला सवाल देखिए कितना प्यारा सवाल आया है। कह रहा है यदि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 है। किनका किनका? 4 कुर्सी हैं, 4 कुर्सी हैं, 4 कुर्सी है, 7 मेज है, मूल्य 360 है, और 6 कुर्सी 10 मेजों का मूल्य 520 है। तो एक कुर्सी एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। और भैया बड़ा आश्चर्य होगा, कितने नंबर का सवाल आया? तो भैया 6 नंबर का सवाल आया। कितने नंबर का आया? तो भैया 6 नंबर का सवाल आया। इतने सरल सरल सवाल सर मिलेंगे पेपर में? बिल्कुल मिलेंगे। थोड़ी बस तैयारी आप लोगों को करनी होगी, बाद बाकी टेंशन मत लेना, बाद बाकी भी हम हैं और आप लोगों को जानकारी देते हैं। बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 24 से पहले हम 1 फरवरी से लगभग शुरू करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने की जिम्मेदारी गणित विषय की केवल मेरी रहेगी। और परेशान मत होना, जितना हम पढ़ाएं बस उन 24 दिनों की क्लास में कंप्लीट कर लेना, मान लो तैयारी आपकी गणित की पूरी हो जाएगी। एक हम लेके आएंगे, उस बैच का नाम होगा टारगेट बैच। टारगेट बैच होगा। टारगेट बैच का मतलब टारगेट आपका रखा जाएगा इस बार 100, इस बार 100, यानी कि 100 का मतलब 100 नंबर की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है। यदि 4 कुर्सियां था, 7 मेजों का मूल्य 360 है। तो देखो हम क्या करेंगे, एक एक कुर्सी का मान कह रहा, एक मेज और एक कुर्सी का बताओ, लिख लो। माना एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य हम क्या मान लें भैया? x मान लें। x मान लो, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं 2 चरों वाले, तो 2 चर मान लो। तथा एक मेज है, मेज का मूल्य हम क्या मान लें सर? 22 रुपए मान लो, 22 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भैया। अब सवाल दोबारा पढ़ो। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है? AATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्टकट में लिख दिया। ठीक है, यदि 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल्य 360, एक कुर्सी x की है। अच्छा मुझे बताओ, हम ये कह दें एक पेन 10 रुपए का है, तो 4 पेन कितने के हुए? तो कहोगे सर 10 चौक 40 क्या किया सर? गुणा कर लिया, 10 चौक 40। वही बात है। हाँ, अगर एक कुर्सी x की है, x मतलब कुछ भी, गणित वाले क्या करते हैं, जो चीज नहीं मालूम होती यक्स मान के निकाल लेते हैं, है ना, यही उनकी काबिलियत है। तो यक्स का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, यही है चर। चर का मतलब जो हम लोगों को नहीं मालूम है उसे चर बोलते हैं। अचर का मतलब कांस्टेंट, ये हम आपको पहले बता चुके हैं वीडियो में। ठीक है, तो माना एक कुर्सी का मूल्य क्या है? यक्स है, तो 4 कुर्सी कितने की हो जाएंगी सर? 4x की हो जाएंगी। भाई एक कुर्सी का मूल्य x है, तो 4 कुर्सी का 4x, 5 कुर्सी का 5x, और 10 कुर्सी का 10x, 20 कुर्सी का 20x। तो बात नहीं समझ, गुणा करेंगे तो 4 का गुणा x में करेंगे 4x। अगर 10 लिखा होता 4 गुणा 10 में करते 4 गुणा 10, 4 10 40। पता ही समझ में। तो लिखेंगे कि 4 कुर्सियों का मूल्य क्या हो जाएगा? 4x। तथा 7 मेजों का मूल्य, तथा माने यहां करेंगे प्लस, तथा का मतलब है प्लस। 7 मेज, एक मेज 22 रुपए की है, एक मेज 22 रुपए की है, तो 7 मेज कितने की हो जाएंगी? 7 बाई, गुणा करेंगे 7 बाई। कितने की है सर? इनका हमने जब मार्केट में लेने गए तो इनको हमने टोटल कितना रुपए खर्च कर दिया सर? टोटल हमने 360 रुपए खर्च कर दिया। इसे हम क्या समीकरण नंबर 1 डाल दें, प्यारा प्यारा। अब आगे आ जाओ, 6 कुर्सी 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। इसी प्रकार हम ये करेंगे, क्या कह रहा है? 6 कुर्सी अगर यहाँ 4 थी, 4x हुआ, तो 6 कुर्सी 6x हो जाएंगी, प्लस 10 मेज, एक मेज अगर बाई की है तो 10 मेज 10 बाई की हो जाएंगी, बराबर 520। इस तरीके से सवाल हमारा बन गया। अब आप इसे हल कर सकते हैं। अगर देखो ध्यान से, इसे चाहो तो थोड़ा सरल कर लो। कैसे? 2 से भाग यहाँ भी जा रहा, 2 से यहाँ भी जा रहा, 2 से यहाँ जा रहा, तो 2 से भाग दे दो। 2 से भाग देने पर क्या होगा? थोड़े सवाल ये सरल हो जाएगा, संख्या थोड़ी छोटी हो जाएंगी। तो 2 × 6 3x, और ये 2 × 5 10 5 बाई, बराबर 2 से भाग देंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, और ये 0। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। बोलिए, बात आई समझ में? अब ये समीकरण 1 ये रहा और ये 2 रहा। अब आप इन 1 और 2 को हल कर सकते हैं? ईमानदारी से बताएं सर। कर सकते हैं। कैसे? ये विलोपन विधि कर लो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ x लिखा, यहाँ पे क्या लिखा? 4x लिखा, यहाँ 3x लिखा। तो एक काम करें ना सर, इसमें कर दो 3 का गुणा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा। इसमें कर दो 4 को गुणा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा।
बात आई समझ में। या दूसरा तरीका, इसमें कर दो आप 5 का गुणा ऊपर वाले में, और नीचे में कर दो 7, तो 7 पना 35, 5 7 35, पूरे में करना होगा, ये नहीं कि जितने में करना उतने में करेंगे तो गलत हो जाएगा, पूरे में करेंगे। तो यहाँ लिख देना समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 4 का गुणा करके हल कर लेंगे। तो देखो कैसे समीकरण 1 में लिखेंगे भाषा, समीकरण 1 में कितने का, 3 का, 3 का गुणा, तथा ये समीकरण 2 है, जो समीकरण 2 में कितने का सर 4 का गुणा करके, समीकरण 2 में 4 का गुणा करके हल करने पर, गुणा करके हल करने पर हल कर देंगे। कैसे सर, कैसे करेंगे भैया, थोड़ा और समझा तो समझ लो। हम 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 का गुणा 4 में करोगे 12x, 3 गुणा 7 में करोगे 7 या 21y, 3 गुणा इसमें करोगे तो कैसे हो जाएगा 3 0, 3 का गुणा 6 से 3 छक 18, 3 त्रिका 9 और 1 10। अब 3 गुणा, यहाँ 4 गुणा कर रहे हैं 2 में, तो 4 3 12, 4 पंचे 20, और 4 गुणा इसमें करो जरा 0, 4 छंग 24, 4 हासिल कितना आ गया 2 आ गया, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए। अब बताओ कर लोगे भैया, आप तो कर लेंगे, माइनस 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 घटाने पर, सवाल खत्म, घटाने पर ये इससे खत्म, 21 में से 20 जाएंगे, 1 बाई बचेगा, 1080 में से 1040 गए 40 बचेगा, यानी कि बाई का मान कितना आ गया 40 आ गया। भैया बहुत सरल था, बाई का मान कितना आ गया 40 आ गया, बाई बराबर 40 आ गया। अगर हम बाई का मान उठाकर किसमें लिख दें, समीकरण 1 या 2 में लिख दो, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x का आ जाएगा, लिख दो x 1 में, x क्या है 4x प्लस क्या है 7 गुणे बाई, और बाई का मान कितना है 40 बराबर कितना 360, तो ये हो गया 4x प्लस 4 7 28 हो गया 280 बराबर 360। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 360, प्लस के 280 इधर आएंगे माइनस के 280, तो 4x बराबर कितना बचेगा 0, 16 में से 8 गए 8, 80 बचेंगे, तो 4 से इसे काट दोगे, 4 दूनी 8 20, यानी कि x का मान कितना आ गया 20। बस सर काम खत्म, बिल्कुल खत्म। लेकिन बाद में भाषा लिख देना, x क्या माना था, x माना था कुर्सी, और मेज क्या माना था, मेज, बाई क्या माना था मेज, तो यानी कि एक कुर्सी 20 रुपए की। सर 20 रुपए की बड़ी सस्ती कुर्सी, खिलौने वाली होगी कोई, ये पुराना सवाल बहुत है, पुराने सवाल है, पुराने सवाल मतलब बहुत युगांतर से चले आ रहे हैं। उस टाइम कुर्सियां शायद 20 रुपए की होंगी, और मेज जो है वो बाई है 40 रुपए की, मेज कितने की 40 रुपए की। बात इतनी समझ में आ गई, बाई x है 20 रुपए लिख देना, अतः एक कुर्सी 20 रुपए की और एक मेज 40 रुपए की। बस सवाल खत्म। कितने नंबर का आया, 6 नंबर का आया, 6 लाइनें भी नहीं थी। नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आते हैं एक नए सवाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सवाल को समझे। कह रहा है सर एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न बताइए। क्या कह रहा है सर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अभी भिन्न की हमें कोई जानकारी नहीं है, भिन्न क्या है पता नहीं, हम लोग मान लेंगे, माना लेट, क्या मान लेंगे कि अंश, ऐसे लिख दो, भिन्न जो है, भिन्न हम लोग क्या मान लें, भिन्न मान लेते हैं x/y। भिन्न क्या मान ली, x/y। सर x/y कैसे, अंश हमने x मान लिया और हमने y मान लिया, तो भिन्न क्या हो जाएगी x/y। बटे में तो भिन्न होती है। तो क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी कि अंश में क्या है भी x है, 1 घटा दो, और हर में क्या करना, हर में कुछ नहीं करना, हर को वैसे लिख दो, अंश में 1 घटा दे, अंश से 1 घटा दे, कह रहा है ना, अंश से 1 क्या करें घटा दे, तो भिन्न क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है। बिगाड़ देते हैं, शायद समझ में आए। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से क्या कर दिया जाता है, 1 घटा दिया जाता है। तो अंश से 1 घटा दो, हर में कुछ ना करो, तो क्या हो जाता है 1/3 हो जाती है। इसका मतलब 1/3 के बराबर हो जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 3 का गुणा x में 3x, 3 बन जा 3 बराबर पाई का गुणा x से 22। इसको सही से लिख दो, ऐसे लिखते हैं 3x, पाई को उधर लाएंगे माइनस पाई, और बराबर में क्या बचा 3, इसे हम डाल देंगे प्यारा प्यारा समीकरण नंबर 1 बन गया 1। इसी प्रकार यहाँ आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार। अब सवाल क्या कह रहा, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न, या लिख दो द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त
क्या कह रही है द्वितीय शर्त, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ो। हर यानी अंश में कुछ नहीं करना है, हर कितना है पाई, कितना जोड़ोगे 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाती है, तो भैया 1/4 हो जाती है, यानी 1/4 के बराबर हो जाती है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 गुणा x में 4x प्लस बाई का गुणा 1 में बाई, सॉरी बराबर का सिंबल लगेगा, बाई एकम बाई 8 एकम 8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सीरियल से 4x, बाई इधर लाएंगे माइनस बाई और बराबर में 8 ही बना रहने देंगे। बोलो इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब बस मेन बात खत्म हो गई, यही मेन बात थी और वो समाप्त हो गई। अब ये सवाल बहुत ही बच्चों वाला हो गया। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। एक क्या है, एक है मेरे पास 3x माइनस बाई बराबर 3, दूसरा क्या है, दूसरा है 4x, ये रहा माइनस बाई बराबर 8। इनको हल कराओ। देखो बेटा माइनस बाई से माइनस बाई डायरेक्ट नहीं करेगा, तो क्या करेंगे, जब डायरेक्ट नहीं कटता है तो लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो बदल दो, क्या आएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, माइनस बाई प्लस बाई। 3x में से 4x जाएंगे, माइनस के x बचेंगे, माइनस तो 3 में से 8 जाएंगे, माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये देखो बेसिक बातें हैं, ये भैया का आपको कक्षा 6, 7, 8 से सीखी होंगी। अब ये बताने अगर हम बैठेंगे तो फिर आपको कैसे भी इतना कवर करा पाएंगे, क्योंकि एक किताब खत्म करने में 1 साल लग जाती है और वही हम आपको ऑनलाइन क्लास में संडे टू संडे या जब समय मिलता है तो अपलोड क्लास कर देते हैं। तो समय थोड़ा कम है, काम ज्यादा, तो भैया मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यदि मजा आ रहा है तो आपको ईमानदारी का परिचय देते हुए क्लास को लाइक करना होगा, वीडियोस को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और शेयर भी कर दिया करो मित्रों के पास, जिससे और भी लोगों का भला हो जाए। तो x का मान कितना आ गया, 5। ये मान उठाकर अगर हम समीकरण 2 में लिख दें या 1 में लिख दें तो आ जाएगा y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 से 1 पर आ जाओ। एक क्या है मेरे पास 3 इंटू x का मान कितना 5, माइनस y बराबर कितना 3, 5 3 15, माइनस y बराबर 3, तो 3 को इधर लाओ, y को उधर ले जाओ, 15 माइनस 3 बराबर y, 15 में से 3 गए 12 बराबर y, यानी कि y का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो भिन्न क्या आ जाएगी, भिन्न हमने क्या मानी है, x बटे y, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न क्या मानी, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 5 बटे हर का y का मान कितना 12, ये आंसर आ गया 5 बटे 12। अगर आप इस आंसर को टैली करना चाहो तो कैसे टैली करोगे कि सही है या गलत, देखो 5 बटे 12 आ गई भिन्न। अब सवाल को दोबारा से पढ़ो, क्या कह रहा है भिन्न, कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है। अंश में क्या है 5 है, 1 घटाओ कितना बचेगा 4, और बटे में कितने हैं, बटे में कुछ नहीं करना 12, तो काटो 4 एकम 4, 4 3 कट गया 1/3। क्या कह रहा है 1/3 हो जाती है, ओके 1/3। अब आगे पढ़ो, भिन्न 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ो, तो हर कितना है 12, तो अभी 5 है अंश, अंश में कुछ नहीं करना, हर में कितना 8 जोड़ोगे तो 12 और 8 कितने हो गए 20, काटो 5 एकम 5, 5 चौको 20, आंसर क्या आ गया 1/4। वही कह रहा था 1/4 हो जाती है। और 4 नंबर का सवाल आपको बस इतना करना है, कोई नहीं है बवाल, 4 नंबर का सवाल। मजा आया कि नहीं आया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। क्लास ये हम जानते हैं थोड़ी बड़ी हो सकती है, पर परेशान मत होना क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट 35 मिनट की क्लासें हमने एवरेज में बनाई हैं, बाकी ये वीडियो आपका थोड़ा सा 45-50 मिनट का हो सकता है, तो पर परेशान मत हो जाना। अब आए नए कॉन्सेप्ट पर, क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी है। बहुत ही मजेदार सवाल, 6 नंबर का सवाल आया। तो देखो जब कभी ऐसा सवाल बने तो आपको करना क्या है, सवाल को शुरू से पढ़ना है कायदे से। क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या है, तो बेटा जब कभी ऐसा सवाल मिले तो मान लेना, माना 2 अंकों की संख्या कब बनेगी, जब उसमें इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक अगर हम x मान लें तथा दहाई मतलब टेंस, उसका अंक हम क्या मान लें, पाई मान लें, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे अतः जो संख्या होगी वो हो जाएगी 10 पाई प्लस x। सर ये कौन सा बवाल आ गया, ये बात समझ नहीं आई, चलो समझाते हैं। जैसे मान लो 73 है, ये संख्या कितने अंक की, 2 अंक की है, इसमें ये क्या है इकाई का अंक और ये क्या है दहाई का अंक। पर यहाँ से जोड़ते हैं इकाई और दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इकाई ये है, दहाई ये है, तो दहाई का अंक कैसे बनता है भाई, 73 कैसे बनेगा, ये इकाई का अंक 3 है और ये दहाई कैसे बनता है भाई, 10 में अगर हम 7 गुणा कर दें, 10 7 70,
हो गए, और उसमें कितना जोड़ दे, 3 जोड़ दें ये इकाई वाला, तो आंसर कितना आ गया 73। तो देखो क्या बनाया, ये बना यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो दोबारा समझो, अगर मान लो हम कहते हैं कि संख्या आपके पास 65 है, कैसे बनेगी, ढाई में 10 का गुणा कर दो, ढाई ढाई क्या है 6, में कितना जोड़ दो, इकाई जोड़ दो, तो 10 6 60 प्लस 5 60 5 65 आ गया भाई संख्या। यानी कि ढाई बनाने के लिए 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा बनाने के लिए 100 का गुणा करेंगे। वो सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा नहीं, तो 10 का घंटा याद रखें। तो देखें यार, इतना सवाल आपको उसमें करना है जो 2 अंकों वाली संख्या के सवाल में कॉन्सेप्ट जो बनता है उसमें ऐसे ही आपको थ्योरी बनानी है। अब आगे देखो, 2 अंकों की एक संख्या में उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, इस बात को पहले लिखेंगे, यदि संख्या के अंकों का अंतर 10 है, यानी संख्या के अंक क्या है, एक x है, एक y है, इनका जो अंतर है, अंतर माने घटाना, वो कितना है 2 है। बात इतनी उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अगर कहता है योग 2 है, योग 10 है, तो प्लस लगाते, योग 20 है, x प्लस y 20, अंतर 2 है तो x माइनस y बराबर 2, अंतर 20 है, x माइनस y बराबर 20, अंतर 100 है, x माइनस y बराबर 100। बात आसान है। अब आगे देखें, अब इस बात को हम पहले पढ़ेंगे, अब बाद में इस बात को देखेंगे, 2 अंकों की एक संख्या में उसके, यहाँ देखो, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। अंकों को पलटने से, जैसे हम ये कहते हैं ये 65 है, इसके अंकों को पलटो, मतलब इकाई ढाई की जगह लाओ और ढाई इकाई की जगह लाओ, 56 हो जाएगा। तो ऐसे कह रहा है कि इनका योग है, मतलब 65 और 56 इनका जो योग है वो क्या कह रहा है 66 है। तो ऐसे तो ये 66 हो नहीं रहा, ये गलत है, यानी वो संख्या ही गलत है। हमने ये मान लिया, बता दिया इस तरीके से कि 65 मान ली, तो पलटने का मतलब इकाई जगह ढाई हो जाएगा बच्चे, ढाई की जगह इकाई हो जाएगा। तो बेटा क्या होगा, तो क्या कह रहा है सवाल, तो हम लिखेंगे पलटने पर बनी संख्या, हम लिख देंगे कि पलटने पर बनी संख्या, ये लिख दें कि पलटने पर बनी संख्या। जब आप संख्या को पलटोगे भैया, जब संख्या को पलटोगे, इकाई की जगह ढाई, ढाई की जगह x, यानी कि ये आ जाएगा 10x प्लस y। बोलो हाँ या ना भैया, क्या थी संख्या पहले 10y प्लस x, अब जब अंक पलट दोगे तो इकाई की जगह ढाई हो जाएगा, ढाई की जगह इकाई हो जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। अब सवाल पढ़ो, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। पहली कंडीशन या दूसरी सेकंड कंडीशन ऐसे लिख सकते हो। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, दोबारा पढ़ें, एक संख्या यानी कि ये, एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या यानी कि ये, इनका जो योग है वो कितना है 66 है। यानी कि ये पुरानी वाली संख्या, अंकों से बनी संख्या ये, और पुरानी जो अंकों को पलटने से बनी संख्या, उनका जो योग है वो कितना है 66 है। बोलो बात आई समझ में, मतलब ये संख्या प्लस अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो योग है वो कितना है 66 है। बस ये मेन बात थी, और बाकी के सारे सवाल इसी टाइप से बनेंगे। योग 66 कहेगा, कहीं योग 50 कहेगा, कहीं योग 100 कहेगा। इतनी बात आई समझ में, बस इस सवाल को हम लोग निपटा देंगे, काम खत्म। तो इसे ऐसे करेंगे, 10y और 1y कितने हो जाएंगे 11y, x 10x कितने हो गए 11x बराबर कितना 66। ज्यादातर 10y जुड़ेगा या कभी घटेगा तो 9y 9x बनेगा, ज्यादातर ऐसा होगा। तो देखो 11 से भाग दे सकते हैं, सभी में 11 से भाग जा रहा, तो 11 से भाग दोगे, 11 एकम 11 y बचा, 11 कम 11 x बचा, 11 छंग 66 2 बचे, 11 6 बार बचे, समीकरण क्या आ गया 2। इसे हम ऐसे लिखते हैं क्या, समीकरण 2, इसे सीरियस लिखते हैं, x प्लस y बराबर 6। भाई सीरियस से लिख सकते हैं, पहले x फिर बाद y। अब समीकरण 1 व 2 को ध्यान देखो, अब ये बच्चों वाला सवाल बन गया, जो सवाल आप लोगों को अभी हमने सिखाया था, विलोपन विधि। क्या लिखा है, समीकरण 1 व 2 से लिख दो, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 बाबू क्या है सर, है x माइनस y बराबर 2। समीकरण 2 क्या है, x प्लस y बराबर 6। अब आ जाओ हल कराओ, y से y खत्म, डायरेक्ट जब खत्म हो जाता है तब चिन्ह नहीं बदलते और लिखते हैं क्या जोड़ने पर। x और x कितना हो जाएगा 2x, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 2 से काटोगे कितनी बार 4 बार, x का मान कितना आ गया 4। x का मान उठाकर अगर हम समीकरण 1 या 2 में लिख दें, y का मान आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा, लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 ये है मेरे पास, या 2 में लिख दो। सर 2 में क्यों लिखेंगे, 1 में नहीं लिख सकते, किसी में भी लिख दो भैया, समीकरण 2 में लिख दो, हमें 2 ज्यादा आसान लग रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है 4, प्लस में y बराबर में 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का, 6 में से 4 गया कितना आ गया 2। तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः लिखेंगे संख्या, अतः संख्या क्या हो जाएगी, जब संख्या को यहाँ लिखेंगे इसमें 10 इंटू y, y का मान कितना
2 प्लस x इकाई, इकाई कितना है, इकाई सर इकाई है 4, x की वैल्यू 4 आई ना, तो 10 दूनी 20, 20 और 4 24, आंसर आ गया 24। बात इतनी समझ में आई। अगर अंकों को पलट दोगे तो अंक संख्या क्या बन जाएगी, 42 बन जाएगी। तो ये संख्या कितनी होगी, दो ही होंगी, एक 24 और एक 42। अगर 42 आता तो 24 पलटने से बनती, और 24 आया तो पलटने से 42 बनेगी। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या भाई? 24 और 42 देखो ध्यान से, कह रहा है उनका योग 66 है। 24 और 42 जोड़ो, 4 2 6, 4 2 6 हो गया 66। अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66, वही तुमने यहाँ किया। इसके बाद क्या कह रहा कि अंकों का अंतर 2 है। देखो 24 में अंतर करो, 4 और 2 का अंतर 2 ही तो है, चाहे 42 में अंकों का अंतर करो 2 ही तो है, तो अंकों का अंतर 2 है। ये आपको करना नहीं है पेपर में, ये बस हमने आपको प्रैक्टिकली बताया ताकि आप रटने का प्रयास ना करें, समझने का प्रयास करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल पर। सवाल क्या है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या बताइए। ये 4 नंबर का सवाल आया है, और इससे पिछले वाला सवाल 6 नंबर का आया था। वो बताओ कितना इंपॉर्टेंट सवाल। इस सवाल को क्या सभी लोग कर पाएंगे? बहुत ही सरल सवाल है। दो अंकों की, हम थोड़ा हिंट दे देते हैं, दो अंकों की एक संख्या, तो वही सवाल, इकाई का अंक आप लोग क्या मान लेंगे भैया, x मान लेंगे, तथा ढाई का अंक क्या मान लेंगे भैया, y मान लेंगे। सवाल क्या कह रहा, अंकों का योग 12 है। अब योग 12 है, अंकों का योग 12 है, तो x प्लस y बराबर 12। बात इतनी समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अंकों का स्थान बदलने पर, अच्छा यहाँ संख्या छूट गई, संख्या क्या हो जाएगी आप देखेंगे 10y प्लस x, ये होगी भाई। ढाई पहले बाद में, इकाई पहले, याद रखना है, ठीक है। अब अंकों का पलटने लिख दो, पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या। जब अंकों को पलटोगे लिख दोगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो संख्या अभी क्या थी 10y प्लस x, जब अंकों को पलटोगे तो क्या हो जाएगी 10x प्लस y, यही हमने यहाँ पे लिखा है 10y प्लस एक्स, अंकों को पलटने पर 10x प्लस y। अब देखो क्या कह रहा है, दोबारा सवाल पढ़ो, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अंकों का स्थान बदलेंगे, जो संख्या प्राप्त हुई यानी कि ये प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, यानी ये दी गई संख्या, ये जो दी गई, दी मतलब पहली वाली संख्या है, दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। इस लैंग्वेज को बस ध्यान से पढ़ना, नहीं तो मामला उल्टा हो जाएगा, ठीक है भैया। इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर कौन सी संख्या मिली, लिख दो, वो वाली लिख दी सर। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, संख्या कौन सी दी गई सर, ये वाली दी गई है पुरानी 10y प्लस से 18 अधिक है, से 18 अधिक है, मतलब जिसके पास में लिखा हुआ करे से के, तो उसी के पास में ही हम लोग जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे। तो दी गई संख्या यानी कि ये वाली संख्या से 18 अधिक है का मतलब बराबर, बस बात खत्म, यही बात खत्म, सवाल खत्म। बरादरी बरादरी इकट्ठे कर लो, 10x प्लस वाई, इसको इधर लाओगे माइनस का 10y, इसको इधर लाओगे माइनस का x, बराबर में 18 उधर बने रहे तो अचर वाले। अब देखो 10x और 1x घट जाएगा 9x, y में से 10y गए माइनस के 9y बराबर 18। हमने क्या कहा था, ज्यादातर सवाल या तो 11 से कटेगा या 9 से कटेगा। यहाँ सवाल देखो 11 से कट रहा था, और यहाँ सवाल किससे कट रहा है, 9 से कट रहा। 9 से काट दो बाबूजी, 9 से काटेंगे क्या बनेगा, x माइनस वाई बराबर 9 दूनी 18, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। बताओ क्या कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं कर पाएगा, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो समीकरण 1 और 2 को हल नहीं कर पाएगा? सर सभी कर लेंगे, आपने इतने मजेदार तरीके से बताया है, बताइए मजा आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और मुझे ये सवाल आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर जो बच्चा कमेंट कर रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चे एक्टिव हैं और वाकई में इतिहास रचना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं। कोई भी बच्चा असफल नहीं होना चाहता है, सभी बच्चे चाहते हैं कि सर मैं भी आपका नाम कर दूंगा, क्योंकि ये कहावत कही गई है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मजा आया है तो वीडियो को लाइक करके जाना होगा। चलिए स्क्रीनशॉट देते हैं, आगे बढ़ेंगे।
आगे क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बद्दा क्वेश्चन होगा, हम इसको पढ़ के बता देते हैं। लिखा है दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, यदि संख्या में 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या बताइए। सब सवाल उसी टाइप से हैं, बस थोड़ा सा अंतर क्या है इसको हम बता देते हैं। दो अंकों की कोई संख्या में इकाई ढाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। जब सवाल ये कहे कि इकाई का अंक ढाई के अंक का 3 गुना है, 2 गुना है, 4 गुना है, तो सवाल में थोड़ा सा चेंजमेंट क्या करना, सुनो ध्यान से। माना इकाई का अंक अगर भैया आपने x मान लिया, ठीक है, तो ढाई का अंक क्या कह रहा, तो ढाई का अंक क्या हो जाएगा, सवाल दोबारा पढ़ो। दो अंकों की संख्या में ढाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना, ढाई का जो अंक है वो इकाई के अंक का 3 गुना, तो इकाई का अंक अगर x माना है तो ढाई का अंक या 3x हो जाएगा। बोलो कोई शर्म वाली बात है? सर बिल्कुल नहीं, इकाई का अंक x है तो ढाई का अंक 3x हो जाएगा, इसमें बाई मानना ही नहीं हमने। क्यों, बाई मान से भी हो जाएगा और नहीं मानो तो भी हो जाएगा, तो नहीं मानो तो ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि इससे सवाल थोड़ा सरल रहेगा। देखो तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या वही हो जाएगी 10 में गुणे ढाई, ढाई मतलब 3x प्लस इकाई मतलब x, तो 10 तिया कितने हो जाएंगे, 30x प्लस x। अब सबको मालूम 30x में एक x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31x। तो ये क्या आ गई, ये संख्या आ गई। बात आई समझ में? थोड़ा सा सवाल बदला हुआ है, आगे बढ़ो कोई बात नहीं। यदि संख्या में 54 घटाए जाए तो अंकों पलट जाते हैं, मतलब संख्या क्या थी 31 है, अंक पलट जाते हैं, वही बात आ गई। यानी कि क्या कह रहा है, दोबारा सवाल पढ़ते हैं। यदि संख्या में से क्या घटाए जाए, 54 घटाए जाए, यानी इसमें से प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि संख्या में से 54 घटाए जाए, 31x है, इसमें से क्या घटाया जाए, 54 घटाया जाए, तो अंक पलट जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, तो अंक पलट जाते हैं, यानी 31 जगह क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा। भैया कैसे, भैया कोई संख्या 31x है, मान लो 31 से कुछ भी होगी, संख्या 31x है, तो अगर अंकों को पलटोगे क्या हो जाएगा, 13x हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, हल करो आगे। 31x इसको इधर लाएंगे -13x बराबर में क्या बचा, 54, घटाओ 31 में से हम 13 घटाएंगे, यहाँ बचे 8, यहाँ बचे 1, तो 18x बराबर 54, 18 तिया 54, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। बात आई समझ में, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और x का मान उठाकर अगर हम कहाँ लिख दें, x का मान उठाकर यहाँ लिख दें, संख्या आ जाएगी, लिखेंगे अतः संख्या बराबर 31 में गुणे x का मान कितना आया, 3, तो संख्या क्या आ गई, 93 आ गई। संख्या क्या आ गई, 93 आ गई। अब सवाल को चेक कर लो, क्या ये सवाल सर सही लगा है। सवाल पढ़ो, दो अंकों की संख्या में ढाई अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। देखो ढाई का अंक ये है, इकाई का अंक का 2 गुना है, ये नहीं 3 गुना, सॉरी 3 गुना, 2 गुना नहीं 3 गुना बोल रहा है, ये 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना माने 3 गुना, तो 3 3 9 है 3 गुना। आगे क्या कह रहा है, यदि संख्या में 54 घटाए जाए, यानी कि 93 में 54 घटाए जाए तो अंक पलट जाते हैं। चेक करो पलट रहे क्या, 93 के क्या बन जाएगा, 39 बन जाएगा। चेक करो, 3 में से 4 जाएगा, नहीं घटेगा, 9 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, बन गया, पलट गया। तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो संख्या क्या आ गई, 93 आ गई। बात आई समझ में? इस तरीके से सवाल, ये थोड़ा सा अलग सवाल था, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को बता दिया है। इकाई का अंक x, ढाई का अंक 3x, ये माना क्यों कह रहा था कि ढाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना 3 है। अगर कहता 4 गुना तो 4x, कहता 5 गुना तो 5x, कहता 2 गुना तो 2x। अब संख्या क्या हो जाएगी, 10 में गुणे ढाई, ढाई कितना 3x प्लस इकाई, यही तो करते हैं। देखो 10 में गुणे ढाई, 10 में गुणे ढाई प्लस इकाई, यही करते हैं। 10 में गुणे ढाई प्लस इकाई, 10 तिया 30 प्लस x 31x। अब क्या कह रहा, 31x यानी कि ये संख्या जो है उसमें से 54 घटाओ तो अंक पलट जाते हैं, यानी 31 जगह क्या लिख दो, 13x लिख दो। अब x, सर आप बोलोगे सर x ये यहाँ क्यों लिखा, x शुरू में लिख दो। अरे उससे तो कोई मतलब थोड़ी ना है, वो तो गुणा है भाई, गुणा को इधर उधर करने से कोई फर्क थोड़ी। 5 गुणे 3 करो तो भी 15 आएगा, 3 गुणे 5 करो तो भी 15 आएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 31x माइनस 13x बराबर 54। अब हम क्या कर रहे हैं, ये बराबरी इकट्ठे करना है, x ऐसे इकट्ठे कर लिए तो x की वैल्यू 3 आ गई, x का मान यहाँ लिख दो, तो संख्या क्या आ जाएगी, 31 गुणे x यानी 31 गुणे 3, 31 या 93, संख्या क्या आ गई, 93 आ गई। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई हुई उम्मीद करते हैं। कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जो आपके लिए टफ हो। स्क्रीनशॉट इसका फटाफट से ले लीजिएगा। अब आगे एक सवाल देखेंगे, क्या कह रहा है,
कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। सभी लोग कर लेंगे। कैसे सवाल मन में बनाओ कि इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या क्या हो जाएगी 10y + x। अंकों का योग 9 है, यानी कि x + y कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बस बात खत्म। आगे क्या कह रहा, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। और ये सवाल अधिक वाला थोड़ी देर पहले हमने बताया था। ये देखिए, दी गई संख्या 18 अधिक है, वहां कह रहा 27 अधिक है। कर लोगे? यहाँ योग 12 है, वहां योग आपको 9 दिया गया है। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सर सभी लोग सवाल बना लेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर लिख देना कि ये जो क्वेश्चन नंबर आपको नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नंबर गा लिख देना कि गा वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, गा लिख देना। क्वेश्चन नंबर का आंसर इतना है, तो मैं कमेंट में पढ़ लूंगा। इसका आंसर सभी लोग COMMENT कमेंट में बताएंगे कितना होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, अब सवाल आए हैं वर्ष वाले। वर्ष मतलब आयु वाले सवाल। आयु वाले सवाल करने के लिए हम आपको बताते हैं कैसे सवाल करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सवाल क्या कह रहा है सुनेंगे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व थी। अच्छा, 10 वर्ष पूर्व पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु हमें बतानी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयु बताइए, नूरी और सोनू की आयु बताइए। देखिए बहुत ही मजेदार सवाल है। हम मान लेंगे कि माना नूरी की आयु बेटा हमें मालूम नहीं, क्या मान लें? x साल मान लें, x वर्ष, भाई हमें मालूम ही नहीं। और ये जो आयु हम लोग मानेंगे वो याद रखना, माना नूरी की ये वर्तमान आयु हम लोग मानते हैं। वर्तमान माने प्रेजेंट टाइम पे आयु कितनी है, वर्तमान प्रेजेंट टाइम पे। और दूसरा कौन है? बंदा या बंदी जो भी हो, सोनू को आयु क्या मान लें? 22 वर्ष मान लें। बोलो बात आई समझ में? अब सवाल पढ़ना शुरू करो। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले ले जाओ। तो एक बात बताओ, अभी अगर आप 15 साल के हो तो 5 वर्ष पूर्व कितने होंगे? सर हम होंगे 15 - 5 यानी 10 साल के। क्या किया आपने? घटाया। 15 के हो, 5 साल पहले कितने हो गए? 10 साल के। ऐसे अगर हम ये कहते हैं आप अभी x साल के हो, x मतलब कुछ भी, तो 5 साल पहले कितने हो गए? तो जवाब आएगा x - 5। 20 के होते तो 20 - 5, x के हो गए तो x - 5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी कितने की होंगी? नूरी की आयु क्या हो जाएगी? तो आप लोगों को जवाब ने दिया कि सर x - 5। अच्छा ठीक है। अगर हम कहें कि सोनू कितने हो जाएंगे? सोनू कितने के थे 5 वर्ष पूर्व? सोनू की आयु दोनों को लिखना पड़ेगा 5 वर्ष भाई। अगर आप 5 साल पहले 15 साल को 5 साल पहले 10 के थे, तो आपका जो दोस्त है वो भी अगर 15 साल का है तो 5 साल पहले वो भी तो 10 का होगा। उसकी भी 5 साल आयु कमी रहेगी, उसकी आयु उतनी थोड़ी बड़ी रहेगी कि वो 15 साल का है 10 साल बाद भी 15 का रहेगा, 10 साल पहले भी 15 का था, ऐसा नहीं। सबकी आयु कम होगी। तो पाई ये है और -5 हो जाएंगे। बात क्लियर है? अच्छा अब सवाल पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी लिख दो, प्रथम शर्तानुसार। दोबारा सवाल को ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी कहाँ है? नूरी ये है। सोनू कहाँ है? सोनू ये है। तो क्या कह रहा, नूरी की आयु पहले लिखो, सोनू की आयु की, सोनू को आयु अब लिखो कि क्या थी? 3 गुनी थी। तो जिसके बगल में हमने कहा लिखा हुआ करे उसके बगल में गुणा करो। तो सोनू की यानी कि सोनू ये है, सोनू की कितनी गुनी? 3 गुनी थी आए का मतलब बराबर। अब इसे हल कर लो, बस यही मेन बात थी। तो 3 का गुणा बाई में 3y, 3 का गुणा 5 में 3 बचे 15। इधर लाओ बाई को, तो x - 3y बराबर माइनस के 15, यही लिखे रहने दो। माइनस के 5 जब बॉर्डर पार करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो x - 3y बराबर कितना आया? -10। ये समीकरण नंबर 1 डाल दो, प्यारा प्यारा। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सर हमें तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही मजेदार समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्लास को पूरा देख लेना बेटा। इस क्लास को अगर पूरा देख लोगे तो इस बात का दावा है कि इसमें सवाल आपका बन जाएगा और इन्हीं सवालों में से पेपर में मिलेगा। थोड़ा बहुत क्या परिवर्तन होगा, बस अंक बदल सकते हैं। 5 जगह 6 हो सकता है, 10 की जगह 20 हो सकता है, और इतना आप सभी लोग जानते हैं। अब आगे देखें, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद कह रहा है, दोबारा प्रश्न पढ़ो, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। तो 10 वर्ष बाद पहले बताओ कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष बाद अगर हम लिखें नूरी की आयु,
तो भैया अगर वर्तमान में x साल की है तो 10 साल बाद क्या x प्लस 10 के हो जाएंगे। अभी अगर आप 15 साल के हैं 10 साल बाद 15 प्लस 10 यानी 25 के हो जाएंगे। जोड़ा है 15 में, ऐसे x था तो x में 10 जोड़ दिया। 10 वर्ष बाद और सोनू कितने का हो जाएगा, सोनू की आयु, तो सोनू भी भैया 10 साल बड़ा करोगे उसे उतना थोड़ी बनाएगा। सोनू है कितने का सर 22 का है, 10 साल बड़ा करोगे कितने को हो जाएगा 22 प्लस 10। क्लियर रही बात। अब देखो यहीं से लेना है आपको, कम करना है तो भी यहीं से लेना है, कम करना है तो भी यहीं से लेना, ज्यादा करना है तो भी यहीं से लेना। यहाँ मत कम ज्यादा कर देना, 10 साल पहले 10 साल कम, ठीक है। अब देखो अब प्रश्न कह रहा है लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, प्रश्न नहीं प्रश्न की बात हो रही, प्रश्न थोड़ी ना कुछ होता है। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त कह रही है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो लिख दो किनकी आयु, सर नूरी, नूरी को लिख दो पहले, नूरी है x प्लस 10 साल के, बराबर सोनू कितने के हैं, सर सोनू है 22 प्लस 10, तो लिखेंगे 22 प्लस 10 कितने गुनी, 2 गुनी, कौन, सोनू की आयु। सोनू ये है तो हमने कहा जिसके पड़ोस में उसके पड़ोस में गुणा जोड़ घटाना सब करेंगे। तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा 22 से 2y, 2 का गुणा 10 से 10 दूनी 20, इधर लाओ तो x माइनस 2y बराबर 20, प्लस के 10 इधर आएंगे माइनस के 10, तो x माइनस 2y बराबर 10। ये आ गया प्यारा प्यारा समीकरण नंबर 2। बस अब 2 समीकरण बन गए, अब कहानी खत्म हो गई। समीकरण 1 व 2 से, यहाँ देखो ध्यान से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या है, एक x माइनस 3y बराबर 10 है माइनस का, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10 है। बताइए अब आप सभी लोग सवाल बना लेंगे, भैया हम बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या करोगे, घटाने पर माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस के 3y प्लस के 2y माइनस के y, माइनस 10 जुड़ जाएंगे तो 22 माइनस माइनस खत्म, y का मान कितना आ गया 20 आ गया। अगर y का मान 20 आ गया तो बेटा x का मान निकाल लेंगे भैया। तो लिखो y का मान समीकरण किस में लिख दें, 1 में लिख दो। 1 कहाँ है सर, ये है, तो x माइनस 3 गुणे y का मान कितना 20 बराबर में कितना माइनस का 10, तो x माइनस 20 60 बराबर माइनस का 10, तो यहाँ से x बराबर माइनस का 10 माइनस 60 इधर आएगा प्लस का 60, x बराबर कितने बचे 50। यानी कि x क्या माना था, x हमने माना था नूरी, तो यानी कि नूरी कितने साल का हो गई, ये नूरी हो गई 50 साल की, और सोनू भैया हो गए 20 साल के। अब इसको लिख देना, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष, ये लिख देना अच्छे से, तो थोड़ा आपका सवाल में 4 चांद लग जाएंगे और ये प्यारा सा सवाल तैयार हो गया। यही आपको ऐसे पेपर में करना है, ये या तो 4 नंबर का आएगा या भैया 10 नंबर का आएगा, सॉरी 6 नंबर का आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे आइए, आगे क्या कह रहा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, दोनों की वर्तमान बताओ। बहुत सरल, माना, हम थोड़ा बता देते हैं करना, माना पुत्र की आयु, माना पुत्र की आयु अगर हम मान लें x, तो पिता कितने के होंगे बताओ भैया, पिता कितने होंगे। अब आप कहेंगे सर पिता कितने गुने हैं, बाई मत मानो, क्योंकि सवाल जब ऐसे आ जाए तो बाई मत मानो, सवाल सरल कर रहे हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो पुत्र अगर x का है तो पिता 7x के होंगे। सर मतलब समझ नहीं आया, एक बात बताओ, हम कह रहे तुम्हारी माता की आयु तुम्हारी आयु से 5 गुनी ज्यादा है, यानी अगर अभी आप 10 साल के हो तो 5 गुनी मतलब 10 में गुणा 5 करोगे तो मम्मी की आयु कितने हो जाएंगी, 10 पना 50 साल की हो जाएंगी। अगर अभी आप 15 साल के हो और मम्मी तुमसे 5 गुनी बड़ी है तो 15 पना 75, मम्मी 75 साल की हो जाएंगी। बात आई समझ में, हाँ। तो ऐसे पुत्र की आयु अगर 10 साल है तो पिता जो है 7 गुने है 7x, यानी कि 7 में गुणा, अगर पुत्र अभी 7 साल का है 10 साल का है तो 10 में गुणा 7 कर दो, 10 7 70, पिता 70 साल के हो गए, समझ लो। अब क्या कह रहा 2 वर्ष पहले, तो भैया 2 वर्ष पहले की बात करो, लिखो 2 वर्ष पूर्व, किनकी, दोनों को लिखेंगे, दोनों को, जैसे वहां लिखा था पुत्र की आयु, तो बेटा पुत्र, एक बात बताओ, पुत्र अभी 1 साल का है, 2 वर्ष पहले का कितना हो जाएगा माइनस, भाई कम करोगे, और ज्यादा की बात करते हो प्लस करते हैं, तथा लिखोगे 2 वर्ष पूर्व कौन, पिता कितने हो जाएंगे बेटा, पिता भी 7x के हैं, 2 साल पहले कितने हो जाएंगे 7x माइनस 2। अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, 13 गुनी। तो देखो कौन कह रहा है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, पिता पहले लिखो, पिता कहाँ है,
पिता ये जो पहले कह रहा उसको पहले लिख दो। पुत्र की उम्र कहाँ है सर, ये रही पुत्र, x माइनस 2। पुत्र की उम्र की कितनी गुनी, 13 गुनी, यानी कि पुत्र ये है, पुत्र के बगल में ही तो कह रहा है 13, तो बगल में ही कर दो 13, थी या बराबर का चिन्ह, थी है बराबर का चिन्ह। बस इसे आप समीकरण बना लेंगे, 13 गुणा x में 13x, 13 दूनी 26, और इसे समीकरण को बना के हल कर लेना। x का मान यहाँ से निकल आएगा, और जो x का मान निकाल देंगे, निकाल दो सर, 7x माइनस 13x बराबर माइनस 26, माइनस 2 इधर आके प्लस के 2, 7 में से 13 आगे माइनस के 6x बराबर 26 में से 2 गए माइनस के 24। बताइए समझ, माइनस माइनस खत्म, 6 चौक 24, डायरेक्ट काट दिया। x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x क्या माना था सर, x पुत्र माना था। पुत्र कितने का, 4 साल का। पुत्र कितने का, 4 का। तो पिता कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28 साल के। तो ज्यादा थोड़ी ना बड़े हैं, 28 साल के पिता हैं, नहीं है हमारी उम्र के, है कि नहीं। तो 4 सत्ते 28, बस ये सवाल खत्म हो गया। ऐसे लिखना था बाद में इस तरीके से। बताइए, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को मजा आया। स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके के सवाल इस साल पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। आगे तो बात खत्म हो गई, आगे आ गया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिसकी बात हमने कहा आखिरी में करेंगे। तो इसकी बात मुझे लगता है कि कोई नहीं सुनेगा, लेकिन हम जल्दी कह देते हैं कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग कर ही लीजिएगा। यही हमारी फीस है, यही हमारे आप लोगों का जो है प्यार है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द। अगली क्लास चैप्टर 4 की होगी, द्विघात समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बाइनोमियल द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो रहेगा। क्लास 11 का नाम याद आ गया, बाइनोमियल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, ये बहुत ही जल्द वीडियो आप लोगों को मिलेगा। सभी लोग उसको देखिएगा, प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।